हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों को 4 भागों में बांटा गया था और जो चौथा पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इनमें 4 नंबर का गुण है एस्टर का निर्माण। एस्टर सुगंधित तो होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और एस्टर का सामान्य सूत्र RC≡O ये वाला होता है। थोड़ा याद रखना, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप कैसे याद रखोगे मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप सारे गौर से देखना। दोनों सूत्र एक जैसे लिखे बिल्कुल, ठीक है। यहां R है और यहां R है, तो यहां भी दोनों तरफ R है। R का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। अगर इसमें यहां R के स्थान पर एल्किल लगा दूं, एल्किल हो सकता है 1 कार्बन वाला हो या 2-3 कार्बन वाले हो, तो कहने का अर्थ जब C≡O और O इस O के साथ यहां भी एल्किल हो और यहां भी एल्किल हो, तो वो कन्फर्म एस्टर होते हैं। और नीचे वाले में फिर बताऊं तो कार्बोक्सिलिक फिर कौन से होते हैं। कार्बोक्सिलिक की एक तरफ तो एल्किल ही होगा, लेकिन जहां C≡O और ये वाला O है, इस O के साथ अगर इस R के स्थान पर केवल H परमाणु आ जाए, यानी एल्किल ना हो H परमाणु आ जाए, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ कि C≡O और R अगर दोनों तरफ R के स्थान पर कहने का अर्थ है एल्किल समूह लगे हैं, तब तो होता है आपकी एस्टर। और यहां जहां डबल बॉन्ड O के साथ O दिया है, उस O के एक बॉन्ड पर अगर H परमाणु जुड़ा हुआ है, तो वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब एस्टर का निर्माण तो देखिए फिर कैसे करेंगे। आप हेलो एल्केन लीजिए और यहां इस हेलो एल्केन में कोई सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ और सिल्वर लवण है वो डाल दीजिए। यहां RCOOH था, मैंने H हटाया, H के स्थान पर कोई D ब्लॉक की धातु ले आया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया। और अब इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या होगा। यहां पहले यूं करता हूं, ये सारा का सारा इतने वाला यहां लिखा जाएगा R, इसे बिखेर कर लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे R के साथ बॉन्ड तो बॉन्ड लगा दिया, C के साथ O तो एक मिनट C के साथ डबल बॉन्ड से O कर देता हूं, और एक और बच गया, इसको यूं कर देता हूं। आप जानते हो O हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इस O का तो एक ही बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं इस बॉन्ड पर। और ये वाला जो एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह वो यहां आ जाएगा। और अब अपने पास प्लस में और क्या बच गया, प्लस में ये हेलोजन बच गया और यहां से धातु बच गई। और बार बार बता चुका हूं कि जब 2 अभिकर्मक दिए, एक में किसी में धातु आ रही है, एक में किसी में हेलोजन आ रहा है, तो वो धातु उस हेलोजन के साथ सुगमता से क्रिया कर लेती है और धात्विक हैलाइड बनाती है। तो यहाँ धात्विक हैलाइड Ag और X लिख दूंगा। इस प्रकार से ये एस्टर का निर्माण हो गया। और एस्टर ये इसलिए है कि यहां भी एल्किल ग्रुप है, यहां भी एल्किल ग्रुप है। हाँ, हो सकता है एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न हो, यहाँ कोई मेथिल हो सकता है तो वहां एथिल हो या फिर प्रोपिल हो, इस प्रकार से, लेकिन है ये एस्टर। याद रखना। इस प्रकार से आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवणों के साथ करवाई जाती है तो एस्टर बनते हैं। ये बात थोड़ा आप याद रखिए। उसके बाद में थायोल का निर्माण, ये भी एक अच्छा बिंदु है, याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। थायोल का निर्माण पहले मैं तुम्हें बताता हूं। थायोल जब कभी आप केमिस्ट्री में पहचानो तो कार्बन श्रृंखला में आपको SH लिखा मिलेगा। कार्बन श्रृंखला में क्या लिखा मिलेगा, SH लिखा मिलेगा, तो वो थायोल होगा। याद रखना, सल्फर के 2 बॉन्ड होते हैं, एक यहां गया और एक यहां लगा दूंगा तो यहां कार्बन श्रृंखला जुड़ जाएगा। तो कहने का कार्बन श्रृंखला में अगर SH दिया हो तो वो कोई कार्बनिक थायोल यौगिक है। ध्यान देना,
आप कैसे बनाओगे? आप एल्किल हैलाइड लीजिए और उस एल्किल हैलाइड में या तो आप सोडियम पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्राइड ये ले लीजिए, या फिर आप, ध्यान देने वाली बात है, अगर ये ना चुनूं मैं तो इसके स्थान पर और मैं यहां ले सकता हूं एल्किल हैलाइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड आप मिला दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मैं एक नाम और बोलूंगा, पोटेशियम थायोल, क्योंकि अकेले SH को थायोल बोलते हैं और आप टुकड़ों में बोलना चाहो तो फिर याद रखना पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूं बोल सकते हो। और इससे थायोल का निर्माण कैसे होगा? इस R को तो यहां उठाकर यूं ले आएंगे और याद रखना इस पोटेशियम के साथ ये हैलाइड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ धातु और यहाँ हैलोजन, तो धातु हैलाइड बन जाएगा वहां। तो फिर यहाँ क्या बचेगा? SH, ये SH मैं यहाँ लिख दूंगा और प्लस में KX लगा दूंगा। अब यहां इसको ध्यान देना, इससे बोलूंगा मैं एल्केन थायोल, एल्केन थायोल, ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और आपको याद रखनी है, अगर यहां इस R के स्थान पर केवल एक कार्बन वाला एल्किल समूह हो और आगे SH लगा हो तो फिर याद रखना इसे बोलूंगा मेथेन थायोल, मेथेन थायोल। और इसी का एक नाम और होता है जिसे कहते हैं मरकेप्टन। क्या बोलते हैं इसे? मरकेप्टन। और मरकेप्टन एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, ये एक कार्बन वाला आगे SH लगा होता है, वो मरकेप्टन होता है। और मरकेप्टन एक दुर्गंध वाला पदार्थ होता है। अपने घरों में जो LPG की सिलेंडर आते हैं तो उनमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मिश्रण भरा होता है, और जब वो गैस लीक करती है तो फिर हमें उसकी दुर्गंध आती है। तो वो दुर्गंध उस गैस की नहीं आ रही है, बल्कि ये मरकेप्टन उसमें मिलाया हुआ है, मरकेप्टन की वो दुर्गंध आ रही है, और जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। वरना अपने घरों में जो LPG सिलेंडर है उसमें तो जो गैस भरी हुई है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, तो फिर उससे पता नहीं चलता। तो उसमें लीक होने पर पता लगने हेतु और उसमें मरकेप्टन मिला देते हैं, और वो एक कार्बन वाला और उसमें SH होता है, तो उसे बोलते हैं मेथेन थायोल, और उसी का नाम है मरकेप्टन, जो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। इस प्रकार से आप थायोल का निर्माण करोगे। और लैंग्वेज के रूप में आप कैसे लिखोगे? जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर इसे बोल दीजिए पोटेशियम थायोल के साथ करवाई जाती है तो एल्केन थायोल का निर्माण होता है, या सीधा बोल दीजिए थायोल का निर्माण होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब उसके बाद में थायो ईथर का निर्माण। याद रखना ये दोनों पास पास लिख कर करवा रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। थायो ईथर का निर्माण, और मैं बता चुका हूं कि जब थायोल शब्द आए तो आपको SH ध्यान में रखना है, लेकिन थायो ईथर शब्द आए तो आपको अकेला सल्फर याद रखना है। जब थायो ईथर नाम कहीं आए तो आपको दिमाग में यूं रखना है कि वहां सल्फर लगा होगा, और वाकई कार्बन श्रृंखला में जब सल्फर अकेला लगा हो तो वो सारे के सारे थायो ईथर होते हैं। और थायो ईथर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, और एल्किल हैलाइड में लेकर के या तो मिला दीजिए सोडियम सल्फाइड, क्या मिला दीजिए? सोडियम सल्फाइड, या फिर एक यौगिक और बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखना सोडियम एल्किल, यहां ध्यान देना NaS और R, सोडियम एल्किल थायो ईथर,
सोडियम एल्किल थायोईथर मिला देते हैं तो भी आगे थायोईथर वाला यौगिक ही बनता है। तो देखिए फिर रिएक्शन को पूरा करवा रहा हूं। इस R को यहां से उठाकर यहां ले आएंगे, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये सल्फर है, ये सल्फर यहां लगा दूंगा। और बता चुका हूं कि सल्फर 16वें वर्ग में आता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए 2 बंध बनाता है, लेकिन अभी तो यहाँ एक ही बंध है, तो फिर एक बॉन्ड और लगा दूंगा और इसको बढ़ा दूंगा एल्किल ग्रुप को, यहाँ ये एल्किल ग्रुप और लगा दूंगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब अपने पास और क्या बच गया, यानी इस R के साथ ये सल्फर तो आ गया, R के साथ सल्फर, R को मैंने बढ़ाकर लिख दिया, तो अपने पास सोडियम धातु बच गई, हैलोजन बच गया। तो सोडियम धातु और हैलोजन को यहाँ इस प्रकार से लगा देते हैं और अब इसे संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दूंगा, 2 एल्किल ग्रुप पूरे, 2 हैलोजन, तो यहाँ हैलोजन 1 है तो फिर यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, तो 2 हैलोजन 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम पूरे हो गए। और एक खास बात, सल्फर 1 तो सल्फर यहाँ 1, इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है। और जब लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई जाती है, अथवा दूसरा यौगिक आप इसे यूं बोल सकते हो, सोडियम एल्किल सल्फाइड या सोडियम एल्किल थायोईथर, दो नाम है इसके, सोडियम एल्किल सल्फाइड अथवा सोडियम एल्किल थायोईथर के साथ करवाई जाती है, तो थायोईथरों का ही निर्माण होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया पूर्ण हुई। आप विलियमसन्स कर देना, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछी गई है। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण याद रखना, आप एल्किल हैलाइड चुनोगे और उसमें एक विशिष्ट अभिकर्मक डालते हैं जो विलियमसन्स ने काम में लिया था, और वो क्या था, सोडियम एथोक्साइड, केवल और केवल सोडियम एथोक्साइड। अब आप ध्यान देना यहां पर कैसे, ये 2 कार्बन है तो एथ हो गया और O को बोलूंगा ऑक्साइड के रूप में, और ये सोडियम तो बोलूंगा सोडियम, क्योंकि धातु पहले बोली जाती है, सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, और यही विलियमसन्स ने अपनी अभिक्रियाओं में काम में लिया था। तो अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, इस R को तो यहां उठा के यूं ले आओगे, और उसके बाद में ध्यान देने वाली बात है कि यहां हैलोजन है और यहां क्या बच गया, यहां मेरे पास सोडियम है, तो हैलोजन और सोडियम वहां क्रिया करके बना लेंगे धात्विक हैलाइड, तो फिर क्या बच गया, R के साथ O C2H5, R के साथ O और C2H5, तो ये इथर है, इथर है ये, क्योंकि O के दोनों तरफ और एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, तो कार्बन श्रृंखला के बीचों बीच जब O परमाणु दिया तो वो सारे के सारे इथर होते हैं, तो ये इथर है, और प्लस में यहाँ Na और X बच गया, तो NaX को हम धात्विक हैलाइड के रूप में यहाँ लिख देते हैं, और अभिक्रिया ये संतुलित है। इसे बोलते हैं विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। तो लैंग्वेज के रूप में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब धात्विक हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर बनता है, याद रखना, तो ईथर बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया याद रखना, एल्केन नाइट्राइटों का निर्माण, एल्केन नाइट्राइटों का निर्माण देखना कैसे, एल्केन यानी कार्बन श्रृंखला दी हुई उसका होगा, और नाइट्राइट लिखा है मैंने। आपको याद रखने वाली बात है, नाइट्राइट होता है और नाइट्रेट होता है, थोड़ा सा अंतर आप ध्यान में रखना। पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर आप देखना इसको आप कैसे पूरा करोगे, और फिर पता चलेगा कि कौन तो नाइट्राइट होते हैं और कौन नाइट्रेट होते हैं। आप एक धात्विक एल्किल हैलाइड ले लीजिए, और एल्किल हैलाइड लेने के बाद में और आप उसमें
AgNO2 मिला दीजिए। सिल्वर नाइट्राइट, क्या बोलोगे आप? सिल्वर नाइट्राइट मिला दीजिए। कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, और संपन्न हो जाएगी मैं इसे इस प्रकार से यूं लिखूंगा। धातु के साथ हैलोजन को तो बाहर कर देंगे, धात्विक हैलाइड बन जाएगा, तो बाकी बच गया वो लिख देंगे। तो बाकी तो यहाँ NO2 बच गया, वो लिख देंगे। और प्लस में क्या है? Ag के साथ X, तो ये बच गया सिल्वर हैलाइड। अब ध्यान देने वाली बात है, आप याद रखना, मैं यूं करता हूं, एक रिएक्शन और लिखता हूं, फिर आपको समझ आएगा। दोनों की तुलना करके बताऊंगा कि कौन नाइट्राइट है कौन नाइट्रेट है। तो अब मैं लिखूंगा एल्केन नाइट्रेटों का निर्माण, एल्केन नाइट्रेटों का निर्माण। ध्यान देने वाली बात है, आप क्या करोगे? कोई एल्किल हैलाइड लोगे, उसमें भी सेम यही वाला अभिकर्मक AgNO2 ये मिला दोगे, कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो फिर मैं सेम का सेम वही बना देता हूं, 1 मिनट आपको समझाने के लिए, कि RNO2 प्लस AgX। अब आप ये पूछोगे कि यहाँ तो आपने लिखा है नाइट्राइटों का निर्माण, यहाँ लिखा है नाइट्रेटों का निर्माण, और दोनों में प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम है, यानी सूत्र समान है। तो फिर कौन सा तो नाइट्राइट हुआ और कौन सा नाइट्रेट हुआ? ध्यान देने वाली बात है, आप यहाँ एल्किल हैलाइड लोगे, यहाँ AgNO2 मिलाओगे नाइट्राइट बनाने के लिए भी, यहाँ भी एल्किल हैलाइड लोगे, और नाइट्रेट बनाने के लिए भी AgNO2 मिलाओगे। लेकिन जो उत्पाद बन रहा है उसका सूत्र तो सेम है, लेकिन मैं संरचना परिवर्तित कर दूंगा, और संरचना परिवर्तित करने से एक बन जाएगा नाइट्राइट, तो एक बन जाएगा नाइट्रेट। RX AgNO2, तो यहाँ RO के साथ N डबल बॉन्ड O इस संरचना में से आ जाएगा, धात्विक हैलाइड बाहर बच जाएगा, AgX यहां आ जाएगा। अब इसकी संरचना मैंने इस प्रकार से यूं बनाई है कि एल्किल ग्रुप के साथ O आ रहा है, और फिर N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं यहाँ पूरे हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं यहाँ पूरे हो रहे हैं। और इस संरचना को तो लिखता हूं मैं, आप ध्यान देना, इस संरचना को आप यूं लिख लेना कि R के साथ N और N के साथ डबल बॉन्ड से एक साइड में O और एक साइड में O पे सहसंयोजक O, और प्लस में AgX तो बच जाएगा इसमें भी और उसमें भी बच जाएगा। तो अब आप डिफाइन कर लोगे कि कौन सा तो नाइट्राइट है और कौन सा नाइट्रेट है। याद रखना, जब R के साथ O आ जाए फिर NO हो तब तो नाइट्राइट होते हैं, और जब R के साथ सीधे बॉन्ड से N जुड़ा हो, यहां तो R के साथ O जुड़ा है पहले फिर N आ रहा है, यहां R के साथ सीधा N आ रहा है, यानी एल्किल ग्रुप के साथ जब जब N परमाणु जुड़े, एल्किल ग्रुप के साथ जब जब N परमाणु जुड़े और 2 O परमाणु हो तो वो सारे के सारे नाइट्राइट होते हैं, और जब एल्किल ग्रुप के साथ O परमाणु जुड़े और फिर NO जुड़े तो वो सारे के सारे नाइट्राइट होते हैं। याद रखने के लिए ये इस प्रकार से जब लिखते हैं तो थोड़ा संरचना सूत्र लंबा बनता है, तो नाम भी लंबा है नाइट्राइट, और इसमें जब लिखते हैं तो संरचना सूत्र कुछ छोटा बनता है तो नाम भी छोटा है नाइट्रेट। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं पूरी हुई। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।